हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। जो लोग भी CSIR UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, आप लोगों के लिए 60 डेज़ का क्रैश कोर्स का बैच आया है जो कि आपका 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका लाइफ साइंसेस के लिए एक बैच स्टार्ट हो रहा है, एक मैथमेटिकल साइंस के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें अलग अलग आपके एजुकेटर्स होंगे और आपको बैच की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। साथ में जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है वो मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं शिक्षा 10 और प्लस या आइकॉनिक किसी का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो भी आपको सही लगे। और मेरी जो स्पेशल क्लास की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप मेरी स्पेशल क्लास ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे जो है जियोग्राफी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो गाइस, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स अवेलेबल हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सब कुछ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs देखने जा रहे हैं जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होंगे। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? कौन से सिख गुरु के द्वारा गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था? गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह या फिर गुरु हरिराय? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। गुरु अंगद के द्वारा जो है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया गया था। ठीक है, गुरु अंगद जो है सिख धर्म के दूसरे गुरु माने जाते हैं। कौन से? सेकेंड नंबर के। ठीक है, सेकेंड नंबर के माने जाते हैं। पहले कौन है? गुरु नानक देव हैं। ठीक है, ननकाना साहिब में जिनका जन्म हुआ था गुरु नानक देव वो, और उसके बाद उनके शिष्य थे गुरु अंगद जो कि बाद में क्या हुए? दूसरे गुरु बने। ठीक है, सेकेंड नंबर के गुरु बने। और लास्ट के गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। और इनके बाद जो है सिर्फ बुक जो है, ठीक है, उस बुक को ही गुरु माना गया है, उसके बाद उसके अलावा और कुछ नहीं है गुरु। अब आगे मतलब कि गुरु गोविंद सिंह के बाद कोई भी गुरु नहीं बने। ठीक, चलिए देखिए लिखा हुआ है, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का भी विकास किया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? समाचार पत्रों के नाम लिखे हुए, इंडियन ओपिनियन, जुगांतर, गदर या महासत्ता? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जुगांतर या फिर युगांतर भी बोल सकते हैं इसको। जुगांतर से जुड़े हुए थे बारिंद्र घोष। देख लीजिए, जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। इसकी स्थापना 1906 में बारिंद्र कुमार घोष और अविनाश भट्टाचार्य तथा भूपेंद्र नाथ दत्ता ने की थी। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसी तरीके बहुत सारे न्यूज़पेपर वैसे पूछे जाते हैं, जैसे केसरी हो गया, मराठा हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे। मैंने आपके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने समाचार पत्र और उनके संस्थापक जो थे उनके नाम लिखे हुए थे, तो वो सब देख लीजिएगा। उसमें मैंने ये भी बताया था कि कौन से शहर से प्रकाशित हुआ, किस ईयर में प्रकाशित हुआ, सब कुछ उसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? किस राज्य में, क्या किस रियासत में? ठीक है, स्वतंत्रता से पहले भारत की किस रियासत में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? ऑप्शन में है बड़ौदा, अर्काट, कुर्ग या फिर हैदराबाद। तो राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा। बड़ौदा रियासत में जो है स्वतंत्रता से पहले प्राथमिक शिक्षा क्या थी? अनिवार्य कर दी गई थी बड़ौदा रियासत में। देख लीजिए, बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था और इसे 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था इसमें। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? चौरी चौरा की जो घटना हुई थी उसके बाद कौन सा आंदोलन था जो कि बंद कर दिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर खेड़ा सत्याग्रह? तो राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। उस समय चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में और उसी को गांधी जी ने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। चौरी चौरा हत्याकांड जो हुआ था, चौरी चौरा घटनाकांड हुआ था, उससे बहुत ज़्यादा उनका मन जो है वो मतलब द्रवित हो उठा था और फिर उन्होंने क्या किया था? असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। इसमें था क्या? चौरी चौरा जो घटना हुई थी उसमें था कि पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी जिससे पुलिसकर्मी जो है 22 पुलिसकर्मी वो
उनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन के कुछ आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी और इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी और इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनु ने किस अपराध के लिए ब्राह्मण को अन्य वर्णों की तुलना में अधिक दंड देने को कहा है? ये बात आपकी पूछी जा रही है मनुस्मृति से। मनुस्मृति में क्या कहा गया है महाराज मनु के द्वारा? महाराज मनु कहते हैं कि देखिए 4 वर्ण बताए गए हैं, सभी लोग जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो कहा क्या गया है? ऑप्शन है आपके पास चोरी, हत्या, गाली गलौज और राजद्रोह। तो उसमें से राइट आंसर हो जाएगा चोरी। ठीक है, कहा जाता है कि अगर देखिए ब्राह्मण चोरी करता है तो उसको सजा जो है वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, उसकी सजा का लेवल सबसे हाई। फिर दूसरे नंबर पे अगर क्षत्रिय चोरी करता है तो ब्राह्मण से कुछ कम सजा का हकदार है। वैश्य करता है तो वो क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों से कम सजा का हकदार है और शूद्र करता है तो वो सबसे कम सजा का हकदार है। मतलब कि उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति ज़्यादा शिक्षित है, तो पहले ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे ज़्यादा शिक्षित थे उस टाइम पे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है शिक्षा का ब्राह्मणों के पास था। तो उनका मतलब ये था कि जो भी शिक्षित है उसको चोरी करना उसके लिए क्या है, सबसे बड़ा अपराध है। तो इसीलिए ब्राह्मणों को इन बाकी की अपेक्षा जो है चोरी के लिए सबसे ज़्यादा दंड मिला। ठीक, मतलब मिलने के लिए बात की गई। ठीक है, तो चोरी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट कह रहे हैं परम सौगात की उपाधि किसने धारण की थी? परम सौगात की उपाधि जो है किसके द्वारा धारण की गई थी? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन था परम सौगात की उपाधि? देखिए राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन या इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा राज्यवर्धन। राज्यवर्धन जो था हर्ष की बहन राज्यश्री का पति था, राज्यश्री का पति था और इसी ने जो है परम सौगत की उपाधि धारण की थी। देख लीजिए, परम सौगत की उपाधि राज्यवर्धन ने धारण की थी। राज्यवर्धन हर्ष की बहन राज्यश्री का पति और वर्धन वंश का राजा था, जिसकी हत्या गौड़ शासक राजा शशांक के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? शिलालेख देखिए कौन कौन से लिखे हैं, नासिक, जूनागढ़ और या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट कौन सा हो जाएगा? नासिक। ठीक है, नासिक में जो सातवाहन संबंधित अभिलेख मिलता है, नने घाट अभिलेख मिलता है। ठीक है, नने घाट अभिलेख, नने घाट अभिलेख जो मिलता है वो आपका नासिक में मिलता है, वो सातवाहन काल से संबंधित है। रानी नागनिका या फिर गौतमी का वर्णन जो है उसमें कहते हैं आता है। ठीक, तो ये जो शिलालेख है ये सातवाहन काल से संबंधित है। इसके अलावा देखिए दूसरा जो ऑप्शन था जूनागढ़, इसके बारे में सभी जानते हैं, रुद्रदामन से संबंधित था। तो इसलिए इनमें से और कोई ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, देख लीजिए इसके बारे में। नासिक का शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है। इसे गौतमीपुत्र शतकर्णी की मां गौतमी ने बनवाया था। इसमें गौतमीपुत्र शतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण बताया गया है और क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाला बताया गया है। सातवाहन वंश आपका ब्राह्मण वंश था। ठीक है, कौन सा वंश था? ब्राह्मण वंश था। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने का जिक्र किस वंश में आता है? वो भी आपके सातवाहन वंश में आता है। शीशे के सिक्के चलाने का जिक्र जो आता है वो भी सातवाहन वंश में आता है। चलिए देखिए लिखा है ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था जो थी उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? मुख्यतः देहाती अर्थव्यवस्था थी, कई अनाजों की खेती होती थी, कृषि आधारित समाज था या फिर वेतन की अधिकता थी। तो देखिए देहाती अर्थव्यवस्था थी, बिल्कुल राइट है। कई अनाजों की खेती होती थी, ये भी बात सही है। कृषि आधारित समाज था, ये भी बात सही है। लेकिन वेतन की अधिकता, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि देखिए वेतन का कहीं भी जिक्र नहीं आया है, वेतन का कहीं भी जिक्र नहीं आया है। जो भी जिक्र आया है वो आपकी बार्टर सिस्टम का आया है। किसका आया है? बार्टर सिस्टम का, यानी कि
लेन देन वाला सिस्टम, यानी कि जैसे मान लीजिए हमने किसी को 1 किलो चावल दिए और हमें 1 किलो गेहूं की आवश्यकता है, तो हमने उससे 1 किलो गेहूं उस चावल के बदले में ले लिया। तो ये इस तरीके की चीज़ों का जिक्र आया है, वेतन, मुद्रा, रुपए, इन सब का जिक्र नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए, तो बाकी चीज़ें सही हैं। देहाती अर्थव्यवस्था थी इसी की अपेक्षा जो दूसरी समाज है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, हड़प्पा कालीन सभ्यता जो है, वो कैसी अर्थव्यवस्था थी? वो शहरी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, कई अनाजुक खेती ये उसमें भी होती थी, इसमें भी होती थी, ये दोनों से ही कृषि आधारित समाज था, ये बात भी सही है। ठीक है, पशुपालन पे भी जोर था। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था? लिच्छवी दौहित्र मतलब लिच्छवी कुमारियों का पुत्र। ठीक है, देखिए ऑप्शन में है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो इसमें से राइट हो जाएगा समुद्रगुप्त। लिच्छवी कुमारी का पुत्र कौन थे भाई? समुद्रगुप्त थे। देख लीजिए थोड़ा सा, समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा था। वह चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र था। इसी कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था, अर्थात लिच्छवियों की पुत्री का पुत्र। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के पुत्र कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको की क्या बोला गया था? विक्रमादित्य की उपाधि सॉरी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी जिन्होंने, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। ठीक है, ये किसके पुत्र थे? समुद्रगुप्त के पुत्र थे। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, या भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए अब क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? तो ऑप्शन में है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन या फिर लोथल। लोथल देखिए 2 बार आ गया। चलिए इसकी जगह जो है कोई और ऑप्शन हम लोग रख लेते हैं, जैसे कि सुरकोटदा या सुतकोटदा। चलिए अब देख लीजिए, आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन या फिर सुरकोटदा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगन हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगन जो है उससे अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, ऊँटों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ से ऊँटों की हड्डियां, अग्नि वेदिकाएं, जुते हुए खेतों के प्रमाण और ये सब प्रमुख साक्ष्य जो हैं ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, विशाल अन्नागार कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ, कालीबंगन से प्राप्त हुआ, लोथल से प्राप्त हुआ अन्नागार। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें पूछी जाती है, कहाँ कहाँ से क्या। कांस्य की नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई? वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सुरकोटदा से प्राप्त हुए। ठीक है, इस तरीके से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हाँ, अब देखिए कह रहा है कि कालीबंगन जो है, कालीबंगन से सारी चीजें, कालीबंगन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ से काली चूड़ियां भी प्राप्त हुई थी, काली चूड़ियां प्राप्त हुई थी, इसकी वजह से इस जगह का नाम क्या रख दिया गया था? कालीबंगन। ठीक है, चलिए तो ये थी आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी, क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।